सर सबसे पहले तो मेरा इंट्रोडक्शन, माई सेल्फ बकरा भाई, और ये मेरा दोस्त माई सेल्फ मुर्गा भाई। नाइस टू मीट यू। नाइस टू मीट। सर समस्या कुछ ऐसी आ गई है कि हमारी दोस्ती तो बनी ही बकरे और मुर्गे पे है, और आपकी बातें सुन सुनकर हमारी दोस्ती टूटती जा रही है। रिश्ता थोड़ा सा किरकिरा हो रहा है। आप कह रहे हो मांस ना खाओ, बकरे ना खाओ, तो फिर हमारा रिश्ता कैसे चलेगा? तो मुर्गा भाई एक बार अपना सवाल रखो यार। आपसे बहुत नाराज़ हैं सर। हमारी हमारी तो संरचना ही ऐसी होती है कि जब मुर्गा खा सकते हैं बकरा खा सकते हैं। कैसे? जैसे मेरे दांत कैनाइन दांत, नुकीले दांत। तो अगर मुझे सिर्फ फलाहार ही करना होता तो मेरे दांत नुकीले क्यों होते? नुकीले तो तुम्हारे दांत नुकीले किस लिए हैं? ताकि मांस चबा सके, फाड़ सके। तो तुम्हारे जो दांत हैं इनसे तुम फल सब्ज़ी अन्न भी खा सकते हो, और तुम्हारा कहना ये है कि तुम इनसे मांस भी चबा सकते हो। जी। तो तुम कह रहे हो क्यों ना चबाएं मांस? अगर मैं इससे मांस चबा सकता हूँ तो क्यों ना चबाऊँ? तुम देखो तुम्हारा लॉजिक क्या है, लॉजिक पर आओ। तुम कह रहे हो शरीर के जिस हिस्से से जो कुछ भी करा जा सकता है मैं वो करूँगा। तो तुम कह रहे हो कि किसी भी काम का वैलिडेशन ये है कि वो अगर करा जा सकता है तो ठीक है। मेरे दांत से अगर मांस खाया जा सकता है तो मांस खाना ठीक है, ठीक है, यही कह रहे हो ना? अब ये तुम्हारे 2 हाथ हैं, ये 2 हाथ हैं, इनसे तुम अपने दोस्त बकरा भाई को घूंसा मार सकते हो कि नहीं? बिल्कुल। तो फिर भाई तो फिर घूंसा मारना ठीक होना चाहिए भाई। दांत से जो करा जा सकता है वो करना ठीक है, बिना दिमाग लगाए। जो कुछ भी मेरे दांत से करा जा सकता है मैं वो करूँगा, वो ठीक है। तो हाथ से घूंसा मारा जा सकता है ना, मार दो, वो ठीक होना चाहिए। मगर मेरी मर्जी भी तो होनी चाहिए। हाँ, तो तुम्हारी मर्जी भी तो होनी चाहिए ना कि तुम्हें खाना है मुर्गा बकरा कि नहीं खाना। मर्जी कहाँ गई? तुम कह रहे हो मर्जी की कोई बात नहीं है, दांत की बात है। इसमें तुम्हारा मन, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी चेतना, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा डिस्क्रिशन, इसकी तो तुम बात ही नहीं कर रहे। तुम कह रहे हो दांत से अगर मैं मांस खा सकता हूँ तो खाऊंगा। तो हाथ से तुम घूंसा मार सकते हो तो मार दो। हाथ से घूंसा क्यों नहीं मारते? इसी हाथ से तुम किसी को आशीर्वाद दे सकते हो, इसी हाथ से तुम किसी की मदद कर सकते हो, और इसी हाथ से तुम किसी को घूंसा मार सकते हो। अब अगर मैं तर्क दूं कि मेरे हाथ की संरचना ऐसी है कि मैं इससे घूंसा मार सकता हूं तो मैं तो मारूंगा, तो ये तर्क बेहुदा है ना? तो उतना ही बेहुदा है ये कहना कि ये जो हमारे दांत हैं इससे हम मांस फाड़ सकते हैं तो हम फाड़ेंगे। मैं इस दांत में अपने हाथों से कपड़े फाड़ सकता हूँ किसी के, तो फाड़ दूँ भाई? एक दूसरे के फाड़ दो कपड़े। इन हाथों से कपड़े भी तो फाड़ सकते हो, जैसे दांत से मांस फाड़ सकते हो, हाथ से कपड़े फाड़ दो। ये जो टांगे हैं ये चलने के भी काम आ सकती हैं और किसी को लात मारने के काम भी आ सकती हैं। तो लात मार क्यों नहीं देते हो? क्योंकि हम वही नहीं करते जो करा जा सकता है, हम वो करते हैं जो करा जाना चाहिए। अंतर समझो। जानवर वो सब कुछ करेगा जो करा जा सकता है। उदाहरण के लिए तुम अपने घर में एक अपना कुत्ता रखते हो। ये जो जगह है यहाँ बीच में, फर्श तुम्हारा इतना बढ़िया साफ फर्श है, आपने बुलाया मुझे यहाँ पे, धन्यवाद। क्या साफ जगह है आपकी। आपने घर में कुत्ता पाल रखा है, वो यहाँ पर आकर टट्टी कर सकता है। कुत्ते का तर्क बिल्कुल वही है जो आपका तर्क है। कुत्ता कह रहा है ये फर्श है, इस पर टट्टी करी जा सकती है तो मैं कर दूंगा। पर जो ऐसा तर्क दे वो कुत्ता हो गया ना। कुत्ता कह रहा है इस फर्श पर टट्टी करी जा सकती है तो मैं कर दूंगा। क्या इंसान ये करेगा कि फर्श पर टट्टी करी जा सकती है तो मैं कर दूंगा? इंसान कहता है नहीं नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहूँगा कि कहाँ क्या करा जा सकता है, मैं ये कहूँगा कि क्या करा जाना चाहिए। तो फिर इंसान ने अपने लिए शौचालय बनाया है। कुत्ते नहीं जाते शौचालय आमतौर पे। समझ में आ रही बात? तो ये जानवरों का तर्क है कि जो कुछ भी करा जा सकता है मैं कर दूंगा। इंसान बुद्धि लगाता है, चेतना लगाता है, वो सब कुछ ही नहीं कर डालता कि जो करा जाना चाहिए वो मैं कर दूंगा। तो बात समझ में आ रही है? जानवर ऐसी कोई बुद्धि नहीं लगाता। तो ये जानवरों के तर्क हैं। जानवरों के तर्क क्यों दे रहे हो? बेकार की बात है ना। मेरे दांत हैं, मैं उससे, वैसे एक बात बता दूं, ये जो तुम्हारे दांत हैं इससे तुम कच्चा मांस फाड़ भी नहीं सकते। जो मांसाहारी जानवर होते हैं ना, उनके ये जो दांत हैं ये बहुत लंबे और बहुत पैने होते हैं।
तो सच्ची बात तो ये है कि तुम अपने इन दांतों से मांस नहीं खा सकते, तो ये मांस वाला तर्क वैसे भी बेकार है दांतों का। पर मैं कह रहा हूँ कि मान लो तुम्हारे ये दांत उतने लंबे हों भी और उतने पैने हों भी जितने कि कार्निवोर्स के, मांसाहारियों के होते भी हैं, तो भी क्या तुम वो सब कुछ करोगे जो तुम अपने शरीर के किसी अंग से कर सकते हो? वो सब कुछ करोगे क्या? तुम्हें तो छींक भी आती है तो तुम एक तरफ को करके छींकते हो। तुम क्यों नहीं कहते कि ये नाक दी गई है, मुझे छींक आ रही थी, मैंने छींक दिया खुले में? आप ये क्यों नहीं करते हो? आप कहते हो ये बदतमीजी है, ये अभद्रता है अगर मैं किसी के मुंह पे छींक दूं तो। इसी तरह से और भी सब काम होते हैं, खांसना, पादना, ये तुम किसी के मुंह पे थोड़ी कर देते हो। तुम ये थोड़ी कहोगे कि मैं ये कर सकता था तो मैंने कर दिया। तो दांत को लेके तर्क क्यों देते हो कि दांत से मांस फाड़ सकता था तो मैंने फाड़ दिया, हाथ से मैं कपड़े फाड़ सकता था तो मैंने फाड़ दिए? ये कोई तर्क है? कितनी पागलपने की बात है ना। मुंह मिला हुआ है, मैं कहीं भी थूक सकता तो मैंने थूक दिया। ये कैसा तर्क हो? तुम दोनों यहीं पे थूकना शुरू कर दो और बोलो मुझे ऊपर वाले ने मुंह दिया है थूकने के लिए तो मैं थूकूंगा ना। ये क्या बात है? कैसा तर्क है ये? बुद्धि भी तो दी है, बुद्धि नहीं लगाओगे? जिस ऊपर वाले की दुहाई दे रहे हो उसने तुमको सिर्फ दांत ही दिए हैं क्या और हाथ ही दिए हैं? ये किस लिए दिया है? इसकी कब लगाओगे? देखो थोड़ा आगे बढ़ाऊं या अभी से नाराज हो गए तुम लोग? ठीक है, सुनते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है जी। तो समझो बात को। ये जिस कुर्सी पे तुम बैठे हो और तुम में एक अंतर है। अंतर ये है कि ये कुर्सी किसी और ने बनाई है और उसने तय कर दिया है कि इस कुर्सी का पर्पस क्या होगा। कुर्सी स्वयं नहीं बनी। कुर्सी अपने होने का उद्देश्य स्वयं नहीं निर्धारित करती। आप कहते हो साहब मुझे बैठना होगा और मुझे इतनी ऊंचाई पे बैठना है और मुझे गद्दा इतना मुलायम चाहिए और मुझे बैकरेस्ट ऐसा चाहिए, तो मैं अपने हिसाब से कुर्सी बनाऊंगा। तो कुर्सी के होने का पर्पस कोई और निश्चित करता है, कोई और डिसाइड करता है, ठीक है ना। इंसान अलग है कुर्सी से। इंसान खुद तय करता है कि उसे क्या बनना है। इंसान के होने का पर्पस अगर कोई और डिसाइड करने लग जाए तो वो इंसान नहीं, गुलाम है, वो मशीन हो गया ना। फिर जैसे कुर्सी हो गया, वो कोई बोले मुझे तो बनाया इसलिए गया है कि मैं मांस खाऊं, तो तुम कुर्सी हो ना। तुम कुर्सी को बनाया गया है एक खास पर्पस के लिए। इंसान वो है जो चेतना का इस्तेमाल करके खुद जानता है, खुद समझता है। इंसान में और कुर्सी में अंतर करना सीखो। तुम्हारा पर्पस कोई और नहीं डिसाइड कर सकता। तुम ये नहीं कह सकते कि मेरे दांत मेरा पर्पस डिसाइड करेंगे। कुर्सी कहाँ रखी है ये कोई और तय करता है, कुर्सी स्वयं नहीं तय करती। इसी तरीके से तुम क्या खाओगे क्या नहीं खाओगे ये बात तुम्हारे दांत नहीं तय कर सकते या प्रकृति नहीं तय कर सकती। ये बात तुम तय करोगे। तुम एक चैतन्य कॉन्शियस जीव हो, तुम कुर्सी नहीं हो। सर लेकिन हमारी मर्जी से ऊपर तो भगवान की मर्जी होती है ना। भगवान ने तुम्हें अगर भगवान कहा की है, मर्जी कैसे पता? बताया गया है। किसने बताया? भगवान ने बताया? नहीं, मोहल्ले में लोगों ने बताया है। तो बहुत मोहल्ले वाले बड़े- भगवान है। तुम्हें कैसे पता कि भगवान की क्या परिभाषा है और भगवान की क्या मर्जी है? तुम्हें कैसे पता? ये जो बार बार बोलते हो कि हम तो मांस इसलिए खाते हैं क्योंकि हमारे भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने, गॉड ने, ऊपर वाले ने हमको आदेश दिया है या अनुमति दी है, हम इसलिए खाते हैं। तुम बताओ तुम्हें कैसे पता कि वो जो बात है वो किसी ऊपर वाले की, और ऊपर वाला होता क्या है तुम्हें ये भी कैसे पता? कैसे पता? क्योंकि ये जितनी भी बातें हैं वो कोई ऊपर वाला आके तो कर नहीं रहा। ये बातें तो तुम कर रहे हो ना। मैं तुमसे पूछ रहा हूं तुम्हें कैसे पता? हमारे ग्रंथों में लिखी, किताबों में लिखी। जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ा किसने? मैंने। या ग्रंथ खुद अपना अर्थ बता रहा है तुमको? तुम्हारी किताब में जो कुछ भी लिखा है वो पढ़ा किसने है? तुमने पढ़ा है ना, तो उसका अर्थ भी तो तुम ही करते हो ना। अब अगर मैं जबान का हवसी आदमी हूं तो किताब में जो कुछ भी लिखा है मैं उसका अर्थ अपने अनुसार ही तो करूंगा। और किताब मेरे कान तो पकड़ेगी नहीं कि तुम मेरा गलत अर्थ कर रहे हो। किताब तो बेचारी बेसहारा है। सारे ग्रंथ बेसहारा होते हैं, तुम उनका कुछ भी उल्टा पुल्टा अर्थ कर लो। और फिर ग्रंथ में जो बात कही गई थी वो जिस समय कही गई थी, क्या आज भी वही समय चल रहा है? जब ग्रंथ में बात कही गई थी, चाहे जो ग्रंथ हो, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध, किसी का ग्रंथ हो, जिस समय वो ग्रंथ लिखा गया था उस समय दुनिया की आबादी 800 करोड़ थी क्या? उस समय क्लाइमेट चेंज था क्या? उस समय मास एक्सटिंक्शन था क्या? उस समय बायोडाइवर्सिटी डिप्लीशन था क्या? बोलो।
उस समय पृथ्वी का फॉरेस्ट कवर उतना ही कम था क्या जितना आज है? तो फिर ये क्यों बोलते हो कि हमें बोला गया है कि बकरा खाओ, मेरे ऊपर वाले ने मुझे आदेश दिया है कि तुम तो बकरा खाओगे ही? या कह देते हैं कि भाई कृष्ण दूध पीते थे तो हम भी पिएंगे। उस समय की स्थितियां वही थी जो आज की स्थितियां हैं, तो तुम वही काम कैसे कर सकते हो जो उस समय बोला गया? बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो ग्रंथों में टाइम डिपेंडेंट होती हैं, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो टाइम इंडिपेंडेंट होती हैं। बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमेशा वैलिड होती हैं उनकी, हमेशा टिल द एंड ऑफ टाइम, और बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो सिर्फ उस समय के लिए वैलिड होती हैं जब वो कही गई थी, क्योंकि सिचुएशंस बदल गई हैं। फिर पूछ रहा हूं, दुनिया की आबादी तब 800 करोड़ थी क्या? जितनी स्पीशीज आज प्रतिदिन विलुप्त माने एक्सटिंक्ट हो रही हैं, उतनी तब हो रही थी क्या? तो जो बात तब कही गई थी उसको आज क्यों लागू कर रहे हो पागल? स्थितियां तो इतनी बदल गई, सिचुएशन पूरी बदल गई है। हाँ, उसमें ऐसी भी बातें होंगी ग्रंथ में जो तब भी वैलिड थी, आज भी हैं, उनको आप बेशक मानिए, पर थोड़ा सा अपनी चेतना का इस्तेमाल करिए ना। इंसान हैं आप, कुर्सी नहीं हैं आप। सर मैं आपकी बात बिल्कुल समझ रहा हूँ कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, मगर मैं क्लाइमेट चेंज के लिए करता तो हूँ, भले ही मैं नॉनवेज के लिए नहीं करता, मगर मैं पौधे पेड़ लगाता हूँ। मैंने बकरा भाई ने कल ही 10 पेड़ लगाए। हम 10 बिल्कुल पेड़ लगाए जी। और मैं कार नहीं चलाता, मैं कारपूलिंग करता हूँ। कारपूलिंग करते हो? हाँ। तो ये सब करके तुम कह रहे हो कि मांसाहार से जो क्लाइमेट चेंज होता है, तुम उसकी भरपाई कर दे रहे हो, यही कह रहे हो ना? हाँ। कुल मिलाकर के जो तुम्हारा पूरा तर्क है वो ये है कि साहब, आप कहते हैं कि मांसाहार दुनिया में क्लाइमेट चेंज का पहला या दूसरा सबसे बड़ा कारण है। ठीक है, तो आप बार बार कहते हैं मांसाहार मत करो क्योंकि मांसाहार से ही तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। लेकिन क्लाइमेट चेंज को रोकने के लिए बकरा भाई और मुर्गा भाई दूसरे कदम उठा रहे हैं। क्या कदम उठा रहे हैं? इन्होंने बोला कि मैं कार पूलिंग करता हूँ, मैं कार कम चलाता हूँ, और इन्होंने कहा कि ये ट्री प्लांटेशन करते हैं। आप करते हैं? ये करते हैं। इन्होंने कल 20 पेड़ लगाए। इन्होंने पेड़ लगा, अभी 10 थे। अच्छा हाँ, 10 ये अपने भी जोड़ 10 दोनों ने जोड़ दिया। ठीक है, तो तुम दोनों मिलकर पेड़ लगा रहे हो और ये बोल रहे हैं कि मैं कार कम चलाता हूँ। तो फिर अगर मैं मांस खा भी लेता हूँ तो क्लाइमेट चेंज कहाँ हुआ? अच्छा, एक बार बीफ खाने से उतना कार्बन एमिशन होता है जितना 176 किलोमीटर कार चलाने से होता है। एक बार पॉर्क खाने से उतना कार्बन एमिशन होता है जितना 80 किलोमीटर कार चलाने से होता है, और मटन खाने से भी लगभग उतना ही, और एक बार चिकन खाने से 60 किलोमीटर, अंडा खाने से 30-35 किलोमीटर। ऑमलेट खा लो और जाके कार चलाओ, कार चलाने में कम हुआ है कार्बन एमिशन, ऑमलेट खाने में ज़्यादा हुआ है। तो जो लोग अपने आप को ये बार बार बोलते हैं ना कि साहब हम तो क्लाइमेट वॉरियर्स हैं। कैसे हैं क्लाइमेट वॉरियर्स? कि मैं इलेक्ट्रिक कार यूज़ कर लेता हूँ, या मैं कार पूलिंग कर लेता हूँ, या मैं 10 किलोमीटर की जगह 8 किलोमीटर ही कार चलाता हूँ, मैं तो क्लाइमेट वॉरियर हूँ। या कुछ कहते हैं कि मैं इलेक्ट्रिसिटी का कम इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैं तो क्लाइमेट वॉरियर हूँ। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होना। आपने थाली भर के मांस खा लिया, वो सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी न चलाने के बराबर हो गया। आपने सैकड़ों किलोमीटर गाड़ी नहीं चलाई, लेकिन आपने मांस खा लिया, तो गाड़ी न चलाना व्यर्थ गया। मांस खाना गाड़ी न चलाने पर भारी पड़ता है, बहुत बहुत ज़्यादा। ये अच्छे समझ लो। अभी इसमें एक आंकड़ा और जोड़ देता हूँ, उसका संबंध मांसाहार से नहीं है। जैसे हमने कहा कि एक बार आपने बढ़िया भर के बीफ, पॉर्क, मटन, चिकन, अंडा कुछ खा लिया, तो ये बात 50 या 150 किलोमीटर गाड़ी चलाने के बराबर हो गई। उतना ही आपने कार्बन एमिशन कर डाला। इसी तरीके से अगर आपने संतान पैदा कर दी तो वो बात 10 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाने के बराबर हो गई। आप कितना भी बनते रहे, मैंने इतने पेड़ लगा दिए, मैंने 4 बिजली के बल्ब अपने यहाँ कम कर दिए, मैं 1 घंटा एसी कम चलाता हूँ, मैं 10 किलोमीटर गाड़ी कम चलाता हूँ, अगर आपने संतान पैदा कर दी, वो चीज़ इन सब चीज़ों पे लाखों गुना भारी है। क्लाइमेट चेंज का जनसंख्या नियंत्रण के अलावा कोई प्रभावी समाधान नहीं है। आप बाकी सब बातें करते रहो अपने दिल को बहलाने के लिए,
आप बोल दो मैं जाकर के वृक्षारोपण करता हूँ, मैं 10 पौधे लगा, कुछ नहीं होगा उससे, कुछ भी नहीं होगा। आप कहते रहो कि मैं ये कम करता हूँ वो कम करता हूँ, उससे कुछ भी नहीं होगा। लेकिन सर कल ही मुर्गा भाई ने कल लगाया पेड़ और उसको हमारे सामने ही एक बकरा खा गया, तो उसको बचाने के चक्कर में हम बकरा खा गए, तो उसमें समस्या क्या है? तर्क क्या है? तर्क ये है कि पेड़ बचाने हैं तो बकरा खाना पड़ेगा। हाँ, वरना वो पेड़ खा जाएंगे। वो बकरा कहाँ से आया? माँ से। वो बकरा क्या प्रकृति में पैदा हुआ है? वो बकरा जबरदस्ती पैदा किया जाता है। पहली बात तो तुम्हारे खाने के लिए पैदा किया जाता है, तुम ना खाते तो बकरा पैदा भी नहीं होता। ये कोई थोड़ी था कि प्रकृति में बकरे घूम रहे थे तो हमने खा लिए। ये जो तुम खाते हो, चाहे बकरा हो कि भैंसा हो कि मुर्गा हो, कुछ हो, अंडा हो, 99.9% ये आर्टिफिशियली और ज़बरदस्ती पैदा किए जाते हैं तुम्हारे खाने के लिए। ये कोई घूम थोड़ी रहे हैं गलियों में और जंगलों में, खेतों में कि तुम वहाँ से उठा के ले आए और तुमने कहा प्राकृतिक चीज़ है, फल की तरह मैंने खा लिया। ये तो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है। जितना तुम खाते हो इतना तो प्रकृति में होता ही नहीं। जितना तुम खाते हो उसका 0.1% भी प्रकृति में नहीं होता। लोग कहते हैं ना कि ऊपर वाले ने ये चीज़ें मेरे खाने के लिए बनाई है। कहते हैं हमारी किताब में लिखा है कि घास है बकरे के खाने के लिए और बकरा है इंसान के खाने के लिए। भाई प्रकृति में ये जो चीज़ें बनाई गई हैं वो सब इंसान के लिए तो बनाई गई हैं खाने के लिए। प्रकृति में नहीं है वो चीज़, वो तुमने बनाई है। वो जो बकरा है और मुर्गा है और जो भैंसा है वो प्रकृति का नहीं है, वो आर्टिफिशियली प्रोड्यूस्ड है, वो फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड है। जो काम, जो प्रोडक्ट आदमी पूरी जान लगा के तैयार करे उसको तो कहते हैं फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड। जहां असेंबली लाइन हो, जहां बनाने की एक विधि हो, उसी को तो कहते हैं फैक्ट्री प्रोड्यूस्ड। ये सब जो जानवर तुम खा रहे हो ऊपर वाले ने नहीं बनाए हैं, इंसान ने बनाए हैं। क्या तुम ऐसा बोलते हो ये माइक ऊपर वाले ने बनाया है? तो तुम कैसे कह सकते हो कि जो ब्रॉयलर मुर्गा है वो ऊपर वाले ने बनाया है? तुम कैसे बोल सकते हो बताओ तो। और ये तो जो अब प्रजातियां हैं जिनका तुम इस्तेमाल करते हो ये तो जेनेटिकली मॉडिफाइड भी है। ये तो एकदम ही ऊपर वाले ने नहीं बनाई है, ये तो इंसान ने बनाई है अपने स्वाद और हवस के लिए। तो ये जो तुम्हारा तर्क है कि ये सब चीज़ें तो बनाई ही गई हैं हमारे खाने के लिए, ऊपर वाले ने ये बकरा बनाया इसीलिए कि हम खाएं, तो भैया वो बकरा ऊपर वाले ने नहीं बनाया है। 99.9% ये सारा माल जो है ये तुम पैदा करते हो और बड़े क्रूअल तरीके से पैदा करते हो। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन से, जेनेटिक मॉडिफिकेशन से, न जाने कितने तरीक़ों से, फैक्ट्री फार्मिंग से, ये तुम करते हो, ये उन्होंने थोड़ी किया है। और समझना, अगर तुम ये तर्क दे रहे हो कि बकरे को खा रहे हो पेड़ को बचाने के लिए, तो साहब ये तुम बकरा पैदा करते हो अपने खाने के लिए, तुम कह रहे हो मैं बकरे को खा रहा हूँ पेड़ बचेगा, नहीं पेड़ नहीं बचेगा। तुम अपने खाने के लिए जो बकरा पैदा करते हो ना, 1 किलो बकरे का मांस आता है 20-40 किलो पौधों को खा करके। तो अगर कोई ये तर्क भी दे कि साहब मुझे पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं और मैं तो बकरा इसलिए खाता हूँ कि मैंने अगर बकरा नहीं खाया तो बकरा पेड़ पौधे खा जाएगा, तो भाई वो जो बकरा है ना वो तुम्हारे लिए आर्टिफिशियली पैदा किया गया है। और उतना बड़ा करने में बकरे को, मान लो बकरा हो गया है 15 किलो का, 20 किलो का, जितने का ही बकरा हो गया है, अगर 15-20 किलो का बकरा हो गया है तो वो कम से कम 200-300 किलो पेड़ पौधे पत्ते खाकर उतना बड़ा हुआ है। तो अगर कोई 1 किलो मांस खा रहा है, वो बात 20-40 किलो पेड़ पौधों को काटने के बराबर हो गई। तो ये तर्क भी कोई ना दे कि मुझे तो पेड़ पौधे बहुत पसंद हैं तो उनको बचाने के लिए बकरा खाता हूं। तुम बकरा खा करके 40 पौधे मार रहे हो, क्योंकि उतना बड़ा बकरा होता है 40 पौधों को खा करके, और वो पौधे उसको ज़बरदस्ती खिलाए गए ताकि वो इतना बड़ा हो जाए ताकि तुम उसका मांस खा सको। कुछ तो आदमी को ज़िंदगी में होश होना चाहिए ना। मुर्गा भाई, बकरा भाई, आपकी थाली पे क्या रखा है, वो कहाँ से आ रहा है, थोड़ी तो जांच पड़ताल करा करो। इंसान होने का मतलब ही है वो जिसको थोड़ा ही तो समझ हो, कुछ तो ज्ञान रखे। तुम स्वाद की हवस के नाते और परंपरा के नाम पर और अंधविश्वास के नाम पर और धर्म मजहब के नाम पर मांस चबाए जा रहे हो, और तुमको पता भी नहीं है कि उस मांस के फैक्ट्स क्या हैं। तुम जानते भी नहीं हो कि वो चीज़ आ कहाँ से रही है और उसका पूरी पृथ्वी पे प्रभाव क्या पड़ रहा है। तुम कुछ नहीं जानते, बस तुम्हें तर्क करना है। सर बात ठीक है, मगर पृथ्वी का नाश कल होगा, मगर मैं भूखा तो आज हूँ
और मैं जो खा रहा हूँ उनसे गरीबों का पेट भी भर रहा है। मैं जो नहीं नहीं, मैं नहीं समझा। तुमने खाया तो गरीब का पेट कैसे भर गया? मैं अकेला थोड़ी खाता हूँ। हाँ मैं अगर किसी की कुर्बानी देता हूँ हाँ। तो मैं तो दान भी करता हूँ, मैं दूसरों को भी पेट भरता हूँ। दान सामने वाले की ज़रूरत देख के किया जाता है ना। ये कौन सी बात है कि मैंने मुर्गा काट दिया, छक के खा गया? पहली बात तो ये कैसी आहुति है, सेक्रीफाइस है या कुर्बानी है? मैं जिस चीज़ को मार रहा हूँ उसको खा भी जा रहा हूँ, ये कौन सी कुर्बानी है? खुद ही खा गए तो कुर्बानी क्या है? तो कहते हैं नहीं, थोड़ा सा मैंने गरीबों को दे दिया। अरे भाई, दान किया जाता है सामने वाले की ज़रूरत देख के। उसको मांस की ज़रूरत थी। ज़िंदगी में गरीब देखे हैं कैसे होते हैं? गरीब देखे हैं ज़िंदगी में? वो जो गरीब है वो मांस मांग रहा होता है। चौराहे भिखारी देखे हैं? वो तुमसे आगे बोलता है मटन दे दे भाई, मटन दे दे, भगवान के नाम पे मटन दे दे, अल्लाह के नाम पे मांस दे दे, ऐसे बोलता है वो तुमको। तो गरीब मांस मांग रहा है क्या? ये कौन सा फिजूल तर्क है कि मांस मैं गरीबों में बांट देता हूं इसलिए मैंने जो मार दिया उसको वैलिड हो गया, ठीक हो गया? उसको चाहिए ही नहीं मांस। उसको क्या चाहिए? गरीब क्या चाह रहा है? गरीब को 10 रुपए दे दो, गरीब को कपड़े दे दो, गरीब को शिक्षा दे दो, गरीब को छत दे दो, गरीब के बच्चे को स्कूल में डाल दो। गरीब 10 अन्य चीजें हैं जो चाह रहा है। ये कौन सी बात है कि मैंने गरीब के मुंह में मटन ठूस दिया? उसको चाहिए कब था? गरीब को दवाई दे दो। गरीब को मांस खिलाने का तुक क्या है? ये कॉमेडी चल रही है क्या? गरीब मांस क्यों खाए? गरीब को नहीं खाना मांस। वो दिखता है ना कि बॉडी बिल्डर जो होते हैं वो मांस खा के फुलाते हैं, तो जब हमको गरीब भी दिखता है तो ऐसा लगता है कि वो मांस खाएगा तो और थोड़ा तो उसकी आएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? मुझे नहीं करनी ये बातें। क्या बोल रहे हो? तुम्हें गरीब को बॉडी बिल्डर बनाना है? क्या बोल रहे हो ये? गरीब मांस खाएगा, बॉडी बिल्डर बन जाएगा, फिर क्या करेगा वो? अरे मुर्गा भाई, असली बात बताओ, पौधों में भी तो जान होती है सर। आप तो सिर्फ उनकी बात कर रहे हो, पौधे खाएंगे तो उनकी जान का क्या? ठीक है, पौधा नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? बकरा। और बकरा उतना बड़ा होगा 100 पौधे खा करके। तो तुम्हें पौधों की जान की बड़ी फिक्र है, तो जब तुम पौधा खाते हो तो एक पौधा खाते हो, और जब तुम बकरा खाते हो तो तुमने 100 पौधे खा लिए। तो जो लोग बोलते हैं कि पेड़ पौधों में भी तो जान होती है, तो मैं उनसे कहूँगा पेड़ पौधों की ही जान बचाने के लिए बकरा मत खाओ, क्योंकि जो तुम बकरा खा रहे हो उसको उतना बड़ा करने के लिए उसे 100 पेड़ पौधे खिलाए गए। वो प्राकृतिक बकरा नहीं है। एक तो यही वो जो मूल फंडामेंटल पॉइंट है ना, लोगों को यही नहीं पता। लोग सोचते हैं ये सब चीज़ें तो नेचर में यूं ही एग्जिस्ट कर रही हैं। लोगों को पता नहीं है कि ये चीज़ें जो जानवर हैं ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, इनको ज़बरदस्ती पैदा किया जाता है। अगर 1000 जानवर कटते हैं तो उसमें से 999 ज़बरदस्ती पैदा करे गए हैं, और उनको ज़बरदस्ती पैदा करने के लिए दुनिया की 80% जो फार्मलैंड है उसमें अन्न उगाया गया है। ये बात लोगों को नहीं पता। दुनिया में अगर 100 एकड़ ज़मीन पर खेती हो रही है, मान लो दुनिया में अगर 100 एकड़ ज़मीन पर खेती हो रही है, तो उसमें से 80 एकड़ ज़मीन पर खेती हो रही है सिर्फ जानवरों को खिलाने के लिए। और उन जानवरों को क्यों खिलाया जा रहा है? ताकि तुम उन जानवरों का मांस खा सको। दुनिया में अगर 100 एकड़ ज़मीन पर खेती हो रही है तो उसमें से 80 एकड़ ज़मीन पर खेती हो रही है जानवरों को खिलाने के लिए, ताकि तुम उन जानवरों का मांस खा सको। इंसान जो अन्न खाता है वो बस 20 एकड़ से खा रहा है, बाकी से जानवर खा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? मांसाहारियों की हवस ने पृथ्वी को बर्बाद कर दिया है। और उतनी सारी ये जो फिर ज़मीन निकाली जा रही है जानवरों को खिलाने के लिए, वो ज़मीन निकाली जा रही है जंगलों को काट करके। तो जंगलों की बर्बादी के लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी मांसाहारियों की है। मांसाहारी को मांस खाना है, मांस के लिए जानवर पैदा करना पड़ेगा, जानवर बड़ा करना पड़ेगा, उतना बड़ा करने के लिए जानवर को खिलाना पड़ेगा, उतना खिलाने के लिए ज़मीन चाहिए। वो ज़मीन आती है जंगल काट करके। और जब जंगल काटा जाता है तो जितनी प्रजातियां होती हैं जंगल में वो सब विलुप्त हो जाती हैं, तुम्हें पता भी नहीं चलता। मालूम है, जैसे तुम बकरा भाई, ये मुर्गा भाई, ऐसे ही एक भैंसा भाई है। तो भैंसा भाई ने, जानते हो क्या तर्क दिया? भैंसा भाई ने तर्क दिया कि अगर इन जानवरों को खाना बुरा होता तो ये अब तक मिट नहीं गए होते। आप देखो, हम इनको इतना खाते हैं बकरों को, तब भी बकरे कम होने को नहीं आते। बकरों की तादाद कम नहीं होती, और मुर्गों की नहीं कम होती, और भैंसों की नहीं कम होती, और जो भी हम चीज़ें खाते हैं वो सब जानवरों की तादाद कभी कम नहीं होती। इससे क्या सिद्ध होता है? इससे ये सिद्ध होता है कि ऊपर वाले ने ये जानवर बनाए ही हमारे खाने के लिए, नहीं तो हम इनको इतना खाते हैं कम हो गए होते। ये बात कितने अज्ञान की है, तुम्हें कुछ नहीं पता क्या बात है। जिन जानवरों को तुम खा रहे हो उनका तुम फैक्ट्री प्रोडक्शन करते हो भाई,
और लोगों को समझ में नहीं आएगा, सोचेंगे अरे फैक्ट्री में तो टीवी बनता है, फैक्ट्री में तो मोबाइल बनता है, फैक्ट्री में तो कपड़े बनते हैं, फैक्ट्री में जानवर भी बनते हैं क्या? हाँ, उसको ही बोलते हैं फैक्ट्री फार्मिंग। ये फैक्ट्री प्रोडक्शन ही है, वो जानवर तैयार किया जाता है। तुम्हें पता ही नहीं है कि एनिमल एग्रीकल्चर कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। थोड़ा जाओ, थोड़ी रिसर्च करो, थोड़ा गूगल पे पढ़ो, समझ में आ रही बात। और तुम्हारे लिए वो जानवर बचा रहे, इस वजह से पृथ्वी के बाकी सब जानवर नष्ट हो गए। इंसान इतना स्वार्थी, इतना लालची, इतना इतना क्रूर जीव है कि उसने पृथ्वी पर वही जानवर छोड़े हैं जिनको वो खाता है। छोड़े नहीं है, वही पैदा कर करके छोड़े हैं। पृथ्वी पर उसने वही जानवर फैला दिए हैं जिनको वो खाता है, और बाकी जानवर सब एक्सटिंक्ट होते जा रहे हैं। पृथ्वी पर इस वक्त सबसे ज़्यादा तादाद किसकी है? कैटल की। वो कैटल जिसको आदमी खाता है, मुर्गों की, इनकी तादाद सबसे ज़्यादा है। हमने ये पैदा करे हैं, और इनको पैदा करने में हमने बाकी जितने पशुओं पक्षियों की प्रजातियां थीं वो सब हम खत्म करते जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर वाले ने ये चीज़ें तुम्हारे खाने को बनाई हैं इसलिए इनकी तादाद कभी कम नहीं होती। ये चीज़ें ऊपर वाले ने नहीं बनाई हैं, तुम बना रहे हो पागल, और जेनेटिकली मॉडिफाई कर करके बना रहे हो। ये जो तुम कहते हो कि फलानी गाय है वो इतना दूध देती है, तुम्हें क्या लगता है कि वो गाय प्राकृतिक रूप से उतना दूध दे रही है? नहीं, गाय की प्रजाति या भैंस की प्रजाति पैदा की गई है अलग से कि वो अतिरिक्त दूध दे। उसको किसी भी तरीके से ऊपर वाले ने नहीं बनाया, तुमने बनाया है। तुमने बनाया है और तुम्ही ने उसकी संख्या इतनी बढ़ा दी है, इतनी बढ़ा दी है। इसी तरीके से मुर्गे और बकरे ये सब जो घूम रहे हैं, ये तुम ही तो इनको इतना मल्टीप्लाई कर रहे हो। काहे को उसमें ऊपर वाले को बीच में लाते हो? सर आपकी पूरी हमदर्दी जो है मैं देख रहा हूँ आप जानवरों के प्रति है, मगर जो जंगल में जानवर रहता है वो भी तो मांस खाता है। तो तुम भी खाओ जंगल में जाके, जाओ जंगल के जानवर बन जाओ। पहली बात तो जानवर बनो, दूसरे फिर जंगल में जाओ, फिर वही करो जो जंगल का जानवर करता है। वैसे तो मैं तुमको बोल दूं जंगली तो एकदम नाराज हो जाओगे, वैसे तो मैं इसको बोल दूं जानवर तो ये भी एकदम भड़क जाएंगे। लेकिन जब मांस खाने के पक्ष में कुतर्क करना होता है तो बोलते हो जंगल का जानवर जो काम करता है वही मैं करूंगा। तो ठीक है, तुम जंगली हुए, ये जानवर हुआ, जाओ अब खाओ मांस। इंसान होने का तकाजा कुछ होता है या नहीं होता? वही सब करोगे जो जंगल का जानवर करता है। शेर खाता है, मैं भी खाऊंगा। शेर तो क्या क्या बोलूं शेर के बारे में। शेर को कभी देखा है सुबह सुबह कि मांग रहा हो कि टॉयलेट में पानी नहीं है, पानी चाहिए? बोलो। शेर तो अपना सुबह का काम करता है, मल त्याग, और चल देता है बिना धोए। तुम भी अगर शेर हो तो धोया मत करो। शेर तो जहां शेर नहीं पाता है उसके साथ लग लेता है। शेर विवाह थोड़ी करता है। तुम्हें भी जहां शेर नहीं मिले तुम भी विवाह मत करना। और शेर के पास भाषा भी नहीं होती, शेर के हाथ में माइक भी नहीं होता, शेर कपड़े भी नहीं पहनता। वही सब करो जो शेर करता है, जंगली और जानवरों वाला ही सारे काम करो। ये जानवर होने की निशानी है कि मैं जो कर सकता हूं मैं सब कुछ करूंगा। ये जानवर होने की निशानी है, ऐसे नहीं जीते। इंसान हो भाई। हाँ सर, एक और चीज़, मैं गोभी खाता हूँ, मगर बकरा जो खाता है वो तो उसके पत्ते ही खाता है ना, तो उसने तो कम नुकसान किया। मैं खाता हूँ तो मैंने तो पूरा का पूरा पेड़ ही खा लिया। थोड़ी गणित लगाओ, अरिथमेटिक पढ़े हो ना। तुमने गोभी खाई, मान लो गोभी है, तुमने गोभी खाई। गोभी का पत्ता खा खा के तुम्हें क्या लग रहा है बकरा उतना बड़ा हो जाएगा? और सिर्फ वही उसी गोभी का पत्ता जो तुमने खाई, तो तुम्हारी खाई गोभी के पत्ते खा के बकरा और भैंसा इतना बड़ा नहीं हो जाता। 500 किलो का भैंसा तुम्हारी खाई गोभी के पत्ते खा के नहीं हो गया उतना बड़ा, ना बकरा हो गया। उनके लिए अलग से जमीन में खेती की जाती है पागल। और मैं बोल रहा हूं दुनिया भर का जो अरेबल लैंड है जिस पर खेती होती है उसका 80% इन्हीं जानवरों को जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल होता है जिनका तुम मांस खाते हो। और सुनो, तुम दुनिया भर में जो कैलोरीज आती हैं इस 80% क्षेत्र से बस 18% आती हैं। वेस्टफुल यूज़ है उस लैंड का ये कि उसमें से जानवरों के लिए अन्न या पत्ता या जो भी है भूसा वो पैदा किया जाए। 80% एरिया और 18% कैलोरीज। और प्रोटीन की बहुत दुहाई देते हो ना, 22% प्रोटीन।
वो जो 80% एरिया है जो जानवरों के खाने के लिए जिस पर खेती की जाती है, उसमें से बस 18% प्रोटीन और 18% कैलोरी और 22% प्रोटीन आता है। वो इतना वेस्टफुल यूज़ है लैंड का। और उसमें सिर्फ लैंड का वेस्टफुल यूज़ नहीं, उसमें वाटर का भी वेस्टफुल यूज़ है। और वो सब करके जो वेस्टेज तुम कर रहे हो लैंड और वाटर की, उसके अलावा तुम ज़बरदस्त कार्बन एमिशंस कर रहे हो, जिससे पृथ्वी बहुत तेज़ी से विनाश की ओर बढ़ रही है। जब पृथ्वी का पूर्ण विनाश हो जाएगा लगभग, उसके बाद जो बचे होंगे कुछ मुट्ठी भर लोग, वो जब आपस में बात करेंगे और इतिहास की ओर देखेंगे तो मालूम है क्या कहेंगे? कहेंगे पृथ्वी की तबाही में शायद सबसे बड़ा योगदान उन्हीं लोगों का था जो मांस खाते थे। तो आप कह रहे हो कि इतने सारे लोग गलत हैं, इतने सारे लोग खाते हैं, इतने सारे लोग, पूरा का पूरा उत्पादन हो रहा है, इतने सारे लोगों की ज़िंदगी चल रही है, आप कह रहे हैं सब कुछ सब गलत है, ये कैसे हो सकता है? इतने सारे लोग क्यों नहीं हो सकता? हाँ, क्यों नहीं हो सकता? सिर्फ इसलिए कि कोई काम इतने सारे लोग कर रहे हैं वो सही कैसे हो गया? सिर्फ इसलिए कि मेरी बातें इतने सारे लोगों को समझ में नहीं आती, वो बात गलत कैसे हो गई? जो बात सही है, सच है, ठीक है, वो तो ठीक है ही, भले किसी को समझ में ना आए। जिनको नहीं समझ में आ रही उनकी समस्या है, वो पागल हैं। इतने सारे लोग इतिहास में जा कर के देखो तो न जाने कैसे कैसे मूर्खतापूर्ण काम करते चले आए हैं। वो सब काम ठीक हो गए क्या? आदमी का इतिहास और क्या है? आदमी की मूर्खताओं का ही तो इतिहास है। अच्छा, इस समय तो ये मूर्खता चलती थी, इस समय ये मूर्खता चलती थी, इस समय ये मूर्खता चलती थी। उन मूर्खताओं में बस बीच बीच में कुछ दिए टिमटिमा जाते हैं, जैसे मूर्खताओं का बिल्कुल काला आकाश हो, अंधेरा, और उस रात में बीच बीच में कुछ दिए, कुछ तारे चेतना के टिमटिमा जाते हो। वरना तो आदमी क्या है, सृष्टि के आरंभ से लेकर अभी तक मूर्ख ही तो है, और क्या है? कुछ मुट्ठी भरी तो लोग हुए हैं जो रोशन थे। मैंने माना कि इंसान तो मूर्ख होता है, हम देखते ही हैं, ये भी मेरा दोस्त भी काफ़ी मूर्ख है, मगर ईश्वर ने कोई काम किया है तो उसने तो सोच समझ के किया होगा। ईश्वर ने क्या करा है? ईश्वर ने जैसे मुझे बनाया हाँ वैसे ही जानवर को भी तो बनाया है। हाँ, बनाया है तो जैसे जानवर पौधा खाता है, तो मेरे खाने के लिए भी तो जानवर को बनाया है। तो ईश्वर ने तो सोच समझ के, ईश्वर ने जितने जानवर बनाए थे वो तुम कब के खा चुके। अब जो जानवर हो तुम खुद बनाते हो। कभी बोलते हो ईश्वर ने जूता बनाया है? कभी बोलते हो ये शर्ट ईश्वर ने बनाई है? जैसे तुम अपने पहनने के लिए जूता बनाते हो, वैसे ही अब तुम अपने खाने के लिए जानवर बनाते हो। ईश्वर ने कौन सा जानवर बनाया है? अब ईश्वर ने जो कुछ बनाया था वो तो तुमने कब का मटिया मेट कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। ईश्वर के बनाए जानवर जानते हो किस गति से विलुप्त हो रहे हैं? जीवों की 100 से 1000 प्रजातियां प्रतिदिन विलुप्त हो रही हैं। विलुप्त मतलब अब वो कभी लौट कर नहीं आएंगी, वो ईश्वर ने ही बनाई थी और उनको इंसान ने खत्म कर दिया, वो इंसान ही उनको खत्म कर रहा है। प्रतिदिन 100 से 1000 प्रजातियां प्राणियों की प्रतिदिन एक्सटिंक्ट हो रही हैं, सदा के लिए विलुप्त हो रही है, वो कभी लौट के नहीं आएगी। और ये जो एक्सटिंक्शन रेट है ये नॉर्मल से 10 से 100 गुना ज्यादा है। ये इंसान कर रहा है, इसमें ईश्वर को कहां बीच में ला रहे हो तुम? तुम्हारी करतूत है, सब कुछ तुम कर रहे हो और ईश्वर के ऊपर डाल रहे हो कि ये तो ईश्वर ने करा, ये तो ईश्वर ने कहा है। ईश्वर कहां से बीच में आ गया इसमें? कर तुम सब रहे हो, खुद रहे हो। और जब कुछ उल्टा पुल्टा हो या अपनी किसी गलत काम को किसी तरीके से जस्टिफाई करना हो तो बोल देते हो तो गॉड ने करा है या गॉड ने कहा है। हमें भी तो ईश्वर ने बनाया है, तो अगर हम कुछ कर रहे हैं तो वो ईश्वर ही तो करवा रहा है। हम भी तो ईश्वर की बनाए गए। तो तुम सही काम कर लो ना, वो भी ईश्वर ही करवाएगा। या जितने तुम घटिया काम करोगे उसी को बोलोगे हमसे ईश्वर करवा रहा है। जिंदगी में कुछ अच्छे काम कर लो तो तुम्हारे ईश्वर को भी अच्छा लगेगा। वो बोलेगा देखो मैंने बंदा बनाया था, उसने कुछ ढंग का काम करा। मैंने तो आज तक यही देखा है कि जितने लोग सबसे गंदे बेकार घटिया काम करते हैं वही सबसे ज़्यादा दुहाई देते हैं कि ये काम तो मुझसे ईश्वर अल्लाह गॉड ने करवाया है। ये क्यों तुम अपनी करतूत का, अपने कर्म का किसी और के सर पर ठीकरा फोड़ रहे हो? जैसे होता है ना कि कुछ गंदगी कर दो फिर बोलो हे भगवान ये तूने क्या किया। भगवान ने कहाँ किया, करा तुमने। और नाम भगवान का लगा रहे हो, क्यों लगा रहे हो बेकार में?
सर आप जो बात कर रहे हैं वो मैन मेड रिलीजन है, मगर जो गॉड मेड रिलीजन है वो तो मुझे अनुमति देता है ना ये सब करने की। गॉड मेड रिलीजन क्या होता है? ये मुर्गा भाई कुछ भी बोल रहे हो क्या? क्या है गॉड मेड रिलीजन? अरे नहीं, भगवान ने ही तो चीज़ें कही हैं जो मेरे ग्रंथ। अरे तुम्हें कैसे पता वो गॉड मेड है? अपनी बात करो, तुम्हें कैसे पता? या कुछ भी मान लोगे? भाई इंसान हुए हैं और अच्छे ऊंचे इंसान हुए हैं, हम उनका सम्मान करते हैं, हम उनकी कदर करते हैं। तो उन्होंने अगर कोई बात कही है हम उस बात को सुनेंगे, ठीक है। लेकिन ये क्यों बोल रहे हो कि वो बात गॉड ने बोली है? तुम्हें कैसे पता गॉड ने बोली है? तुम्हें कैसे पता? विश्वास के अलावा, यकीन के अलावा तुम्हारे पास कोई प्रमाण है? और जब कोई प्रमाण ना हो लेकिन विश्वास पूरा हो तो उसको ही तो अंधविश्वास बोलते हैं। बिना प्रमाण के जो विश्वास किया जाए क्या उसको ही अंधविश्वास नहीं बोलते? सोच के बताना। विश्वास बुरी चीज नहीं है, पर बिना प्रमाण के विश्वास करना ही तो अंधविश्वास है। आप कह रहे हो मुर्गा भाई, मेरे सारे दोस्त यार ये सब के सब अंधविश्वासी हैं? तो और क्या? जिस चीज का तुम्हें कुछ पता नहीं लेकिन फिर भी माने बैठे हो वो अंधविश्वास नहीं तो क्या है? जिस चीज का तुम्हें कुछ पता नहीं है लेकिन उसमें तुम्हारा यकीन पूरा है वो अंधविश्वास नहीं तो क्या है? वो और क्या है? मुझे तो बचपन से बोला गया है कि भगवान में विश्वास करो। भगवान में विश्वास नहीं करा जाता। भगवान क्या है ये समझा जाता है। तुम्हारे भीतर ये जो चेतना है ना, इसकी ही शुद्धता को भगवत्ता कहते हैं। अपने मन को अधिक से अधिक साफ करो, अपनी जो भीतरी रोशनी है उसको अधिक से अधिक बढ़ाओ। यही अध्यात्म है, यही भगवत्ता है, यही गॉडलीनेस है। और इसी गॉडलीनेस के लिए शब्द है आत्मा। आत्मा माने मेरी ही शुद्धतम अवस्था, वही भगवान है। नहीं तो तुम क्या करोगे कि अपने से बाहर की किसी चीज़ को बार बार भगवान का नाम देते रहोगे। तो जैसे मुझसे बाहर ये गिलास रखी है, ये मग रखा है, वैसे ही मैं कह देता हूँ मुझसे बाहर एक भगवान है और वहाँ बैठा है भगवान, वहाँ बैठा है ये यहाँ पर। तुम ही जब साफ और शुद्ध हो जाते हो तो जो भीतर है उसको कहते हैं परमात्मा, और नहीं कुछ होता है। अब तुम भीतर से हो बिल्कुल क्रूर, हिंसक, मांसाहारी, अज्ञान और अंधेरे से भरे हुए, और दावा तुम्हारा ये है कि तुम काम जो भी कर रहे हो वो भगवान के इशारे पे कर रहे हो। तो पागलपन हो गया ना? हो गया कि नहीं हो गया? भाई तुम अगर नशे में हो, तुमसे कोई आकर कुछ बोल भी रहा है तो उस बात का अर्थ कौन करेगा? तुम ही करोगे, तो उल्टा पुल्टा करोगे ना। तो तुम तक कोई भी सही बात पहुंचे इसके लिए तुम्हारी अपनी रोशनी जरूरी है ना, तभी तो तुम्हें बात समझ में आएगी। हाँ, तो तुम्हारी ही जो अपनी रोशनी है वही आखिरी चीज है, वही परम है। उसका इस्तेमाल करना होता है पूरा। ऐसे नहीं कह देना होता कि उसने बता दिया तो मैंने विश्वास कर लिया, ये था वो था। हाँ, निश्चित रूप से बाहर ऊंचे लोग हुए हैं, बाहर उत्कृष्ट किताबें हुई हैं, हम उनको पढ़ेंगे, लेकिन हम उनको कुछ नहीं समझ पाएंगे अगर हम अपनी चेतना का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? ये मैं जो धार्मिक किताबें हैं उनको ठुकराने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। मैं तो कहा करता हूँ पढ़ो पढ़ो पढ़ो। पढ़ना बहुत अच्छी बात है, पढ़ना बहुत ज़रूरी बात है, लेकिन जो कुछ भी पढ़ रहे हो उसमें तुम्हारा विवेक कहाँ है? तुम्हारा डिस्क्रिशन, तुम्हारी चेतना कहाँ है? जो पढ़ रहे हो उसको तुम समझ कहाँ पा रहे हो? और समझ पा नहीं रहे, बस माने ले रहे हो बिना अपने विवेक का इस्तेमाल करे, तो फिर गड़बड़ होगी ना। तो हमारे रिश्ते का आधार ही गलत है। बिल्कुल गलत है। तुम्हारा तुमसे ही जो रिश्ता है उसी का आधार गलत है। तुम्हें कोई आत्मज्ञान नहीं, तुम स्वयं को जानते नहीं, तो जो उससे तुम्हारा रिश्ता है वो ठीक कैसे हो जाएगा? सर मैं आपके सारे आर्ग्यूमेंट मार गया कि मेरे लिए तो नहीं खाना चाहिए मुझे, मगर जैसे एक फ़ौजी होता है, ठीक है, तो फ़ौजी के लिए तो हम कहते हैं ना कि अगर उसको शहादत मिलती है, अगर वो देश के लिए जान कुर्बान करता है तो बढ़िया चीज़ होती है। उसको हम सम्मान देते हैं, नागरिक सम्मान देते हैं, मेडल्स देते हैं। वैसे ही अगर किसी जानवर को प्रभु के लिए कुर्बान किया जाता है या बलि दी जाती है तो वो तो भला काम हुआ ना। उसके बाद हमने उसको खा लिया तो ठीक है, ये मगर कैसी बातें कर रहे हैं?
क्या जवाब दूँ मैं? ये कह रहे हैं कि देश के लिए जब सैनिक मरता है तो उसको हम हत्या नहीं कहते, उसको हम कहते हैं सेक्रीफाइस, बलिदान, शहादत। तो वैसे ही जब धर्म के लिए बकरा काटा जाता है तो उसको भी हत्या नहीं कहा जाना चाहिए। भाई सैनिक इसलिए मरा है क्योंकि सैनिक को समझ में आया था कि एक ऊंचा उद्देश्य है, उसके लिए लड़ाई लड़नी है, तो अपनी स्वेच्छा से गया था लड़ने के लिए। बकरा का अपनी स्वेच्छा से आया था कि तुमने उसकी कुर्बानी दे दी और कह रहे हो कि ये हत्या नहीं है, ये तो शहादत है। ये क्या पागलपन है? बकरे ने बोला था क्या कि मैं आ रहा हूं अपनी कुर्बानी देने? और तुमको देनी है तो अपनी कुर्बानी दो, अपनी गर्दन काटो। अपनी कुर्बानी क्यों नहीं देते? अगर कुर्बानी देना इतनी बड़ी बात है तो सबसे पहले अपनी कुर्बानी दो। ये तुलना क्या करी है कि देश के लिए अगर सैनिक मरता है तो उसको हम वीरगति कहते हैं, तो फिर अगर मैंने धर्म के लिए कोई जानवर काट दिया तो वो जानवर की भी वीरगति होगी? ये क्या है? तुम्हें ही कैसे लग रहा है कि इस तर्क में कुछ भी है? मुर्गा भाई अब दोस्ती बदलनी पड़ेगी लगता है। आपकी बात मानते हुए भी ये जबान नहीं मानती। तो इतना ही स्वीकार कर लो ना कि ज़बान की हवस है। क्यों उसमें तुम धर्म को बीच में लाते हो? धर्म का नाम क्यों खराब कर रहे हो? क्यों तुम उसमें और तर्क दे रहे हो बेकार में? सीधे बोलो कि जंगल से बाहर आ गया हूँ लेकिन मैं अभी भी जानवर हूँ, तो जब तक मैं मांस न खाऊं और खून न पीऊं तब तक चैन नहीं मिलता। सीधे ये बोलो कि बस मेरी हवस है। लेकिन जैसे ही बोलोगे कि जानवर हो तो फिर इंसाफ की बात ये होगी कि इंसानों की तरह तुमसे बर्ताव भी ना किया जाए। अगर तुम मान ही रहे हो कि तुम जानवर हो तो फिर ये उम्मीद भी मत रखना कि दूसरे लोग तुमसे इंसानों वाला बर्ताव करें। फिर तुम्हें नौकरी भी नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जानवरों को तो जॉब्स मिलती नहीं, और जानवरों को तो जॉब्स मिलती हैं वही होती हैं जो गधे को मिलती है जॉब, कि चल बेटा बोझा ढो। तो काम तुम्हें सब अगर जानवरों वाले करने हैं तो फिर जानवरों जैसा ही तुम जीवन भी जियो, वैसी ही जॉब्स करो, वैसी ही तुम्हें फिर इज्जत भी मिलेगी जानवरों वाली। इंसान वो है जिसके पास करुणा हो, प्रेम हो, दया हो, रहम हो, जो सोच सके, समझ सके, जो अपने छोटे स्वार्थ से आगे कुछ देख सके। और ऊंचे से ऊंचे लोग हमारे इतिहास में वो हुए हैं जिनको हमने सबसे ज़्यादा इज्जत दी है, जिन्होंने दूसरों के लिए अपनी जान भी दे दी है। हम कैसे लोग हैं जो अपने स्वाद के लिए दूसरे की जान ले लेते हैं? दुनिया में हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, याद है ना, रोज़ कितने जानवर कटते हैं? 3 करोड़ जानवर रोज़ कटते हैं और 22 करोड़ मछलियाँ। हम ऐसे लोग हैं। हम कहते हैं कि जो हमारे सब आदर्श हैं हम उनके अनुयायी हैं। तुम कैसे अनुयायी हो? क्या वो हिंसक लोग थे? तुम जिनके फॉलोअर्स हो, क्या वो हिंसक थे, क्रूर थे, क्रूअल एंड वायलेंट लोग थे क्या वो? उनको तो हम कहते हैं वो करुणा मूर्ति थे, हम कहते हैं उनमें कंपैशन था। और तुम उनको अपना आइडियल बोलते हो। उनमें कंपैशन था तो तुम में क्यों नहीं है भाई? ये क्या है कि मैं एक जानवर को ज़बरदस्ती पैदा करूँगा, उसकी ज़िंदगी ख़राब करूँगा, फिर उसकी गर्दन काटूँगा, फिर मैं उसका खून पीऊँगा? ये क्या है? और मुर्गियाँ कितनी ख़राब हालातों में वो रहती हैं। कभी देखा है अंडों के लिए उनकी क्या तुम दुर्दशा करते हो? थोड़ा देखो तो मछलियों को किस कदर हम खाते हैं, मारते हैं, उनको क्या दर्द नहीं होता है? दूध के लिए हम दूध देने वाले पशुओं पर किस किस कदर अत्याचार करते हैं, और हम सोचते हैं कि दूध ही तो पी रहे हैं, दूध में क्या, हम तो शाकाहारी हैं। दूध कौन से पेड़ पर उगता है भाई? तुम शाकाहारी कैसे हो गए? और तुम कैसे भूल जाते हो कि दूध और मांस का चोली दामन का साथ है? भारत इतना ज़्यादा मांस, खास तौर पर बीफ एक्सपोर्ट करता है, इसीलिए इतना तो पता होगा ना तुम दोनों को कि भारत बीफ के एक्सपोर्ट में दुनिया में नंबर 1 है। जिस देश में हम करुणा की बातें करते हैं और गाय को पूजते हैं, वो देश बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 1 है। वो कहाँ से आ जाता है इतना बीफ? इतनी गाय भैंसे स्लॉटर कैसे हो जाती हैं? गाय नहीं तो मान लो जो गोवंश है, वो स्लॉटर कैसे हो जाता है?
क्योंकि हम हिंदुस्तानियों को दूध से बड़ा प्यार है, और हम सोचते भी नहीं कि जो भैंसें या गायें दूध दे रही हैं, जब वो दूध देने लायक नहीं बचती तब उनका क्या होता है। वहीं से तो भारत बीफ के एक्सपोर्ट में नंबर 1 बना है। ये सब हमको ख्याल ही नहीं आता, हम बिल्कुल कुछ भी नहीं सोचते। हम सोचते हैं दूध तो ऐसे ही आ जाता है, बस हम बाज़ार से आके ले आते हैं दूध। उसकी पूरी प्रक्रिया क्या है ये जानने में हम कभी जिज्ञासा नहीं करते। और कोई अगर तर्क करे तो हम कह देते हैं कृष्ण भगवान का भी तो लिखा हुआ है पुराणों में कि वो दही खाते थे और दूध। तुम ये नहीं देखते कि उस समय की क्या स्थितियाँ थी और आज की क्या स्थितियाँ हैं। बस एक चीज़ के लिए तुम अपनी तुलना कृष्ण भगवान से कर लेते हो। और मैं पूछूं उन्हीं कृष्ण की गीता से तुम्हारा क्या संबंध है, कभी पढ़ी? तो तुम नहीं पढ़ते। क्या हो गया, कैसे सन्नाटा छा गया? जाओ चिकन मटन उड़ाओ। सुबह कहाँ कर रहे हो नाश्ता? KFC में? कहाँ कर रहे हो? कल सुबह तो उपमा खाऊंगा। चलो, चिकन उपमा, मटन डोसा। अब तो कंपनियां आ गई हैं जो पैकेज्ड मीट घर में डिलीवर करती हैं, और इसको हम बोलते हैं एंटरप्रेन्योरशिप। छी! सर लेकिन इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था सिर्फ इसी पर चल रही है, उन लोगों के पेट पे लात पड़ेगी तो कैसे चलेगा काम? चोरी भी अनुमति दे दो। बहुत सारे लोग हैं जो चोरी करते हैं, उससे उनका घर चलता है। क्यों रोकते हो? मांस का कंजम्पशन अर्थव्यवस्था पर एक नेट निगेटिव इम्पैक्ट डालता है। अगर मांस का कंजम्पशन रुकता है तो वो पूरी इकोनॉमी के लिए अच्छा है, क्योंकि मांस से तुम्हें जो मिलता है और मांस बनाने में जो इकोनॉमिक इनपुट जाता है उनमें बहुत अंतर है। तो मांस का कंजम्पशन इकोनॉमी के लिए भी कुल मिला के लॉस की बात है। ये कहना कि मांस उद्योग में इतने लोग लगे हैं, मांस का कंजम्पशन दुनिया में गरीबी का बहुत बड़ा कारण है। कैसे? भाई तुम मांस जिस रेट पे खरीद रहे हो ना, मांस की असली कीमत उससे कहीं ज़्यादा होती है। दुनिया का हर मांस खाने वाला व्यक्ति सब्सिडाइज्ड मांस खा रहा है, और उसको सब्सिडी दे रहे हैं वो लोग जो मांस नहीं खाते। उदाहरण के लिए हमने कहा कि क्लाइमेट चेंज में ये जो तुम्हारा एनिमल एग्रीकल्चर है, ये नंबर 1 या नंबर 2 का कंट्रीब्यूटर है। और भारत की GDP आज जितनी है, आज से 15-20 साल बाद भारत की GDP को इतने का ही नुकसान हो रहा होगा लगभग जितनी आज भारत की GDP है। किससे? क्लाइमेट चेंज से। और वो क्लाइमेट चेंज में एक बड़ा कंट्रीब्यूटर मीट कंजम्पशन है। पर आज जो मीट का दाम है उस पर क्या हमने ये ग्रीन टैक्स लगाया कि ये जो मीट है इसकी जो असली कॉस्ट है वो बहुत बहुत हाई है? हम ये तो जानते हैं कि इकोनॉमी को $5 ट्रिलियन का नुकसान होने जा रहा है, और पिछले 20 सालों से होना शुरू भी हो चुका है। एक के बाद एक रिपोर्ट छपती रहती हैं। पढ़ना कि 2030 तक $100 ट्रिलियन का नुकसान है, 2050 तक इतने ट्रिलियन का नुकसान है। वो जो नुकसान है वो कौन भर रहा है? वो नुकसान करने वाला कौन है? वो नुकसान करने वाला वही तो है ना जो मांस खा रहा है, पर उसकी जेब से तो हम ले नहीं रहे उस नुकसान की भरपाई। वो तो मांस खा रहा है मजे में। इकोनॉमी को डिप्रेस करता है मीट कंजम्पशन। ये हम समझ ही नहीं पा रहे हैं बात को। और मीट कंजम्पशन खत्म करोगे तो इकोनॉमी और आगे बढ़ेगी। लोग कहते हैं अगर सबने मीट खाना छोड़ दिया तो सब शाकाहारियों के लिए इतनी ज़मीन कहाँ से आएगी? अगर आप शाकाहार पे आ जाओ तो आज जितनी ज़मीन पर खेती होती है इसकी 1/4 ज़मीन पर खेती पर्याप्त रहेगी।
आज जितनी ज़मीन पर खेती होती है इससे 1/4 ज़मीन पर खेती पर्याप्त रहेगी। लोगों के बात ये दिमाग में घुसती ही नहीं, कहते हैं ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा ही है। मांसाहार मतलब वेस्टफुल यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। उदाहरण के लिए हम कहते हैं अगला विश्व युद्ध पानी के लिए लड़ा जाएगा। कभी ये सोचा है कि 1 किलो मटन तैयार करने में कितने लीटर पानी बर्बाद होता है? कभी ये सोचा है? और उस पानी की कीमत क्या है? सर मेरी बुद्धि इस चीज़ को समझ नहीं पा रही। आप कह रहे हैं मीट खाना इकोनॉमिकली हमको सप्रेस कर रहा है, मगर अगर मीट कंजम्पशन बंद होता है तो मीट इंडस्ट्री बंद होगी, पहली चीज़। आप कह रहे हैं अगर सब शाकाहार पे आ जाएंगे तो जो फार्मिंग के लिए जो हमारी लैंड है वो 1/4 हो जाएगी। दैट मीन्स हमारे फार्मर्स की भी जॉब 1/4 हो गई। तो और वैसे ही जब बन कम रहा है तो एक्सपोर्ट कम होगा, तो उससे जुड़ी हुई सारी चीज़ें भी 1/4 हो गई। तो ये तो सारी चीज़ें क्यूमुलेटिवली कम होती हुई दिख रही हैं। बढ़ेगा क्या? ये मीट इंडस्ट्री है। इसमें जो इनपुट आता है वो आता है मीट, डेयरी सब मिला लो इसमें, जो पूरी एनिमल प्रोडक्ट्स इंडस्ट्री है, इसमें जो इनपुट आता है वो आता है 1000 इकोनॉमिक यूनिट्स का। 1000 इकोनॉमिक यूनिट्स ये सोखती है और ये आउटपुट देती है 100 इकोनॉमिक यूनिट का। ये कितने इकोनॉमिक यूनिट्स इनपुट लेती है? 100 इकोनॉमिक यूनिट्स। और ये आउटपुट कितना देती है? 100। जो ये 1000 इकोनॉमिक यूनिट्स का इनपुट लेती है उसमें जानते हो क्या क्या आता है? उसमें आता है लैंड कॉस्ट, इन्वायरमेंटल कॉस्ट, वाटर कॉस्ट, मेडिकल कॉस्ट, हर तरह की कॉस्ट। 1000 यूनिट्स ये सोखती है और आउटपुट देती है सिर्फ 100-200 इकोनॉमिक यूनिट का। अब ये नहीं रही, अब क्या होगा? 1000 इनपुट बच गई, 800 बच गया ना। 1000 लेती थी, 200 ही देती थी। ये इंडस्ट्री एक वेस्टफुल इंडस्ट्री थी। ये नेट वैल्यू एडिशन नहीं करती है, ये नेट वैल्यू डिलीशन या डिप्लीशन करती है। ये वैल्यू रिड्यूसिंग इंडस्ट्री है। ये नहीं रही इंडस्ट्री। तो 800 इकोनॉमिक यूनिट्स का फायदा हो गया ना। वो फायदा किसको मिलेगा अब? सारी जनसंख्या को। गरीबी कम होगी ना। ये है। और वही जो 800 यूनिट्स हैं वो किसी और काम में अगर जब लगाए जाएंगे तो उससे अच्छे रिटर्न्स भी आएंगे। उदाहरण के लिए मांसाहार दुनिया में बहुत सारे रोगों का प्रमुख कारण है। ठीक है, तुमने जो पैसा अस्पताल को दे दिया, तुम मांसाहारी हो, तुमने जो पैसा अस्पताल को दे दिया, अस्पताल को नहीं दिया होता तो तुम उसे कहाँ लगाते? अपने ऊपर लगाते, अपने बच्चे की शिक्षा में लगाते, कोई कंस्ट्रक्टिव काम करते, कहीं इन्वेस्टमेंट करते। वो पैसा बर्बाद गया ना, मांसाहार कारण ही बर्बाद गया ना। मांसाहार हटा दिया तो इकोनॉमी को फायदा हुआ या नुकसान हुआ? और तुम्हारे पास वो पैसा बच गया तो तब तुम उस पैसे से कई लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे सकते हो। तो मांसाहार हटेगा तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा। मांसाहार बेरोजगारी का भी एक बड़ा कारण है। इसमें जो एक तर्क में मुझे जो समझ में आ रहा है कि जो 1000 यूनिट का जो इनपुट है वो इकोनॉमी में अभी कोई कॉस्ट रखता नहीं है। जैसे पानी जो है, पानी का अभी कोई वो कॉस्ट मेजर नहीं हो रहा है, वो मेजर नहीं हो रहा है। तो वो तो मेजर भी हो रहा है, एट्रीब्यूट नहीं हो रहा है। उदाहरण के लिए कैंसर हुआ मांसाहार से, उस कैंसर की कॉस्ट का टैक्स कोई जा करके किसी मांसाहारी पर नहीं लगा रहा, या चिकन बर्गर बेचने वालों पे टैक्स नहीं लगा जा रहा कि तुम्हारी वजह से ही किसी को कैंसर हुआ है, हार्ट अटैक हुए हैं, 1000 तरह की और बीमारियां हुई हैं जो सीधे सीधे पता है कि वो मांस से ही होती हैं। या क्लाइमेट चेंज हुआ, उस क्लाइमेट चेंज की वजह से एक पूरा शहर डूब गया। आज देश के देश हैं जो क्लाइमेट चेंज की वजह से बर्बाद हो गए। वो जो देश बर्बाद हुआ उसे ट्रिलियंस डॉलर्स का लॉस हुआ, लेकिन वो जो $1 ट्रिलियन है वो मांसाहार करने वालों से वसूला नहीं जा रहा ना। मांसाहार की वजह से क्लाइमेट चेंज हो गया, क्लाइमेट चेंज की वजह से ज़बरदस्त बारिश हो गई जो होनी नहीं चाहिए थी, पूरी फसल खराब हो गई, किसान बर्बाद हो गए, लेकिन उन किसानों को मुआवजा नहीं दिया जा रहा मांसाहारियों की जेब से। जबकि वो जो अतिवृष्टि हुई है, वो जो एक्सेसिव रेनफॉल हुई है, वो क्लाइमेट चेंज से हुई है, और क्लाइमेट चेंज को एक बड़ा कंट्रीब्यूटर मांसाहार है। लेकिन वो जो किसान बर्बाद हुआ और बेरोजगार हुआ और पता नहीं क्या क्या हो गया उस किसान के साथ, उसको क्या मुआवजा मिल रहा है मांसाहारी की जेब से? नहीं मिल रहा मुआवजा। तो मांसाहार इकोनॉमी को गिराने वाली चीज़ है। मैं सिगरेट पीता हूँ तो मुझे ही कैंसर होता है, तो उसका ज़िम्मेदार मैं होता हूँ। मगर मैं जो चिकन खाता हूँ उस कारण से जो मुझे कैंसर होता है उससे मुझे ही नहीं हो रहा, सभी को हो रहा है। सबको हो रहा है। और जो तुम सिगरेट पीते हो वो ज़बरदस्त रूप से टैक्स्ड होती है। नहीं तो सिगरेट इतनी महंगी क्यों होगी? उसमें है ही क्या ऐसा?
पर मांस पर वैसा टैक्स नहीं लगता, जबकि एक आदमी जो मांस खा रहा है वो 100 और लोगों को बर्बाद कर रहा है। मैं मांस नहीं खाता, लेकिन जो मांस खा रहा है मुझे ही बर्बाद कर रहा है, लेकिन वो व्यक्ति इस बात का कोई हर्जाना नहीं भरता, मुझे कोई कंपनसेशन नहीं देता। वो बल्कि ये बोल देता है कि मैं क्या खा रहा हूँ ये तो मेरा पर्सनल मैटर है। भाई तुम्हारा पर्सनल मैटर कैसे है? तुम जो कर रहे हो उससे किसान बर्बाद हो रहा है, तुम जो कर रहे हो उससे गरीब बर्बाद हो रहा है, तुम जो कर रहे हो उससे भुखमरी फैल रही है। वो तुम्हारा पर्सनल मैटर कैसे है तुम कर रहे हो? जैसे मैं छुप के सिगरेट पी लेता हूँ, वैसे छुप के मैं मांस भी खा लेता हूँ, तो इसको रोकें कैसे? नहीं, वो छुपना छुपाना अभी वो बात नहीं हो रही है ना यहाँ पर। अभी बात हो रही है ईमानदारी की, कि आप समझना चाहते हैं कि बात क्या है। समझने के बाद भी आपको चोरी करनी है, आपको हिंसा करनी है, आपको खून पीना है, तो फिर तो क्या कह सकते हैं। सर मोहल्ले में फिर नाक भी कटती है, क्योंकि कोई मांस लेके आता है तो उसकी एक बात होती है, कोई फूल पत्ती खाता है उसकी, मतलब कोई उसमें कोई पता चलता है कि अच्छे घराने से आ रहे हो, पैसा है घर में। इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। सब कुछ तुम मोहल्ले वालों को देख के करते हो क्या? ये क्या बात है? इसका कोई जवाब नहीं होता। हम दोनों दोस्त बहुत पार्टियाँ करते हैं और बढ़िया बढ़िया बहुत खर्चा करते हैं, और उन पार्टियों का तो फाउंडेशन ही रहता है कि हम लोग मटन मज़ा ही उड़ाते तब आता है तब चिकन पड़ा जाए भाई के साथ। तो किसी का कत्ल करके तुम पार्टी करो तो ये तुम्हारी मर्जी है। देखो तुम अच्छी तरह जानते हो उसके पास एक चेतना है जो बहुत ख़ास है। तुम सब्ज़ी खाते हो, तुम ये नहीं कहते कि मैंने सब्ज़ी की हत्या कर दी, पर जब तुम बकरा खाते हो तुम खुद जानते हो, तुम खुद कहते हो मैंने उसको स्लॉटर कर दिया। तुम कभी कहते हो बकरी को स्लॉटर किया, गोभी को स्लॉटर किया? कभी कहते हो क्या? तो अंतर है। कत्ल करके पार्टी करना, कत्ल करके दावत करना, जश्न करना इंसानियत नहीं है। जो जीव का कत्ल करके खुशी मनाए, ये तो छोड़ दो कि वो धार्मिक आदमी है, मैं कह रहा हूँ वो आदमी ही नहीं है। फिर तो ये जो मैं लेदर जैकेट पहनूं या फिर मैं ये जो जूते पहनता हूँ लेदर के, ये भी मांसाहारी हो गया। तो और क्या है? जानवरों का शोषण नहीं करना, ये बात इतनी सी थोड़ी होती है कि मांस नहीं खाऊंगा। तुमने बेल्ट कौन सी पहन रखी है, तुम नीचे यहाँ पर जूते कौन से पहनते हो, रोटी में घी चुबड़ के खा रहे हो क्या? ये सब बातें भी देखनी पड़ती है ना, ऐसे ही थोड़ी है। यहाँ तक कि तुम जाओ कहो मुझे तांगे की सवारी करनी है, ये भी कोई बात अच्छी थोड़ी है। तुम कहीं पे जाओ और बोलो मुझे एलिफेंट सफारी करनी है, ये कोई अच्छी बात है, कोई भली बात है? हाँ, वो आपका वीडियो देखा था केदारनाथ पे जो। बिल्कुल। तुम घर में पिंजड़े में एक तोता रखे हुए हो, ये कोई अच्छी बात है? वो देखो तोता, पिंजड़े में तोता, अच्छी। तो मुर्गा भाई आज तो मतलब सर के साथ बैठ के कुछ तो चमका है, मतलब कल सुबह खाया नहीं जाएगा। हाँ, धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आचार्य जी, वीडियो के लिए ये नाटक करना पड़ा, क्षमा कीजिएगा अगर गुस्ताखी हुई है। दर्शकों को बता दें कि ये सब मजाक था। काश कि ये सब मजाक ही होता। मजाक से बहुत आगे की बात है ना? नमस्कार आप सभी को। मुर्गा भाई और बकरा भाई की तरफ से एक छोटी सी बात थी। इस वीडियो को रिकॉर्ड जिन्होंने किया है वही उस वीडियो में आचार्य जी के सामने बैठे भी थे। क्योंकि ये बात बहुत ज़रूरी थी, तो इसलिए हमने खुद ही किसी तरीके से कैमरा को मैनेज करके और आचार्य जी को आमंत्रित किया स्टूडियो में, और किसी तरीके से ये बात आप तक पहुंचाई। तो कैमरे के सामने भी हम थे और कैमरे के पीछे भी हम थे। इस समय भी कैमरे के पीछे कोई नहीं है। धन्यवाद।